Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the full length paper number 1 of MDCAT chemistry. Very important paper today is. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. हम डिस्कशन का आगाज करते हैं. फुल लेंथ पेपर 1 तमाम केमिस्ट्री बुक 1 बुक 2 एमडीकैट के पैटर्न के हवाले से अपने ज़हन में रखिएगा. आगाज करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने पेपर में मौजूद है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81. आप देख सकते हैं पेपर आपके सामने है. Which of the following compound will react with the Tollens reagent? What is Tollens reagent? Ammonical silver nitrate solution. Tollens reagent a mild यानी weak oxidizing agent, clear? And the Tollens reagent gives the silver mirror test, okay, with the aldehydes. So जो aldehyde होगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा. वो कह रहा है कि किसके साथ रिएक्शन करेगा. ऑप्शन ए इज माय आंसर, एथेनॉल एसिटल्डिहाइड. मैं बाकी ऑप्शंस भी पढ़ता हूं. बाकी में कह रहा है एथेनोइक एसिड, जिससे तो नहीं करता. उसके बाद कह रहा है प्रोपेनॉन कीटोन से भी नहीं करता. डेल्टा ऑप्शन में ब्यूटेनॉन कीटोन्स. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एल्डिहाइड्स, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से नहीं करेगा. उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है. इस एक क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर दी. इससे रिलेटेड हर एमडीकैट के क्वेश्चन की अपने ज़हन में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 82 डियर स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट है ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑर्बिटल्स with the same energy they are called as degenerate orbitals. और MDCAT का चूंकि फुल लेंथ पेपर डिस्कस हो रहा है, मैं इससे रिलेटेड तमाम बातें भी शेयर कर देता हूँ. degenerate orbitals डेफिनेटली जिनकी एनर्जी सेम होती है. और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कौन सा रूल फॉलो करता है? हुंड्स रूल. ये भी एक रिलेटेड एमसीक्यू है, याद रखिएगा. सो बड़ा आसान सा सवाल जिसका चार्ली ऑप्शन द degenerate orbital मेरा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83 माय डियर स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट है Mark the correct statement about the reaction of the chlorine with the alkali यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. वो रिएक्शन कुछ शो कर रहा है, हम देखते हैं. अल्फा ऑप्शन में जो रिएक्शन कर रहा है वो क्लोरीन यानी हैलोजन का रिएक्शन कर रहा है कोल्ड कंडीशन में 15 डिग्री सेल्सियस पे. और जो प्रोडक्ट बना रहा है सोडियम क्लोराइड है, NaClO हाइपोक्लोराइट है. एग्जैक्टली बिल्कुल सही रिएक्शन है. यहां पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. ये वो रिएक्शन है जिसमें एक ही स्टेप में क्लोरीन एलिमेंट जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसकी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है. सो अल्फा रिएक्शन तो ठीक है. बीटा देखते हैं. हॉट कंडीशन में 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्लोराइड. ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कि आपका कितना नॉलेज है, कितनी स्टडी है, कितनी ग्रिप है इक्वेशंस पे भी और उनकी प्रोडक्ट्स पर भी, उसका आंसर है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है दैट इज चार्ली. बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. कंसीडर द स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके, उसका आईपैक नेम पूछा है. मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि क्या रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, कौन सा प्रायोरिटी लिस्ट में पहला फंक्शन ग्रुप आता है, नंबरिंग किस तरह मूव करनी है और आईपैक नेम किस पैटर्न में देना है. लेकिन फिर भी आप लोगों की रिवीजन के लिए सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे सॉल्व किया है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया जिन्होंने मुझे पेपर में डिलीवर किया. क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है. हम जानते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट में जो कि रिएक्टिविटी पर बेस करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन तमाम ग्रुप में सबसे पहले आता है डेफिनेटली. सो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे. फिर हम नंबरिंग उस पैटर्न में फॉलो करते हैं कि जिस तरफ क्लोजेस्ट दूसरा कोई भी ग्रुप लगा हो. क्लियर है? सो ये नंबरिंग कर दिया आपके सामने. अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, हम उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेम लिख देंगे और जो नंबर 1 पे ग्रुप प्रेजेंट होता है वो रिंग के साथ मिला के बोला जाता है. वेरी सिंपल थिंग. आपके सामने इसका नाम आता है 2-amino-4-methyl द बेंजोइक एसिड. तो ये आपके सामने नाम प्रेजेंट किया गया है. इसमें जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 84 में दैट इज द चार्ली ऑप्शन. क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. Which one of the following statement about International Union of Pure and Applied Chemistry and the common name of for the given formula of the carboxylic acid is incorrect? उसने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हैं, उनका आईपैक नेम भी दिया है टेबल में और उसके साथ उनके कॉमन नेम्स भी दिए हैं.
पूछता ये है कि बताओ गलत कौन सा है। हम गौर से देखेंगे क्योंकि एमडी कैट है, हम देखेंगे अल्फा ऑप्शन को। तो आईपैक नेम मेथनोइक एसिड बिल्कुल ठीक है, कॉमन फॉर्मिक एसिड ठीक कहते हैं। मैं बीटा ऑप्शन देख रहा हूं तो एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन में ओके, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, प्रोपियोनिक एसिड भी नाम है, प्रोपेनोइक एसिड भी इसका नाम है, बट प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है एंड प्रोपेनोइक एसिड इसका आईपैक नेम है। उसने उसकी जगह चेंज कर दी है। डियर स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आंसर करना है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि उसने आईपैक नेम की जगह कॉमन नेम लिख दिया है और कॉमन नेम की जगह आईपैक नेम लिख दिया है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट वाज चार्ली ऑप्शन वाज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम ऑफ द एलानीन इज। अब आपको मैंने अपने लेक्चर्स में भी बारहा बताया, प्रीवियस टेस्ट के डिस्कशंस में भी आप लोगों को कहा कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में अमाइनो एसिड्स में जो आपको गिवन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आपको वो टेबल प्रॉपर याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, एलानीन किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, उस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर अब उसने क्वेश्चन किया है, वो कहता है बताएं कि आईपैक नेम ऑफ द एलानीन इज। अगर आपको एलानीन का स्ट्रक्चर आता होगा तो आप आंसर करेंगे। पहले तो आप आंसर सुन लें। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर अल्फा है। इसके ही मैं स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 86 फॉर यू पीपल। मैंने एलानीन का स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब आप देखते हैं जब मैं इसकी आईपैक नेमिंग करूंगा तो ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये रूल है, हमेशा कार्बन नंबर 1 वही कार्बन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन होता है। 2 पोजीशन पे माइनस लगा हुआ है तो 2-amino-propanoic acid, very simple name is presented in front of you, this is called alanine. So my dear students, alpha option is my answer question number 86 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, फुल लेंथ पेपर चल रहा है एमडी कैट का, ध्यान से। Which of the following statement considering the oxidation state, the apparent charge on an atom in a molecule, clear है? Is true। हमने सही स्टेटमेंट देखनी है। अब देखते हैं कौन सी है। अल्फा ऑप्शन में देखते हैं हाई आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये कंडीशन है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पॉजिटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब वो कह रहा है कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, जो आसानी से पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमने सही चूज करनी है। बीटा ऑप्शन कहते हैं मेटल्स हैविंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिफोर द रिएक्शन। वेल बिफोर द रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयोनिक बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन, ऑफ कोर्स। तो बिफोर द रिएक्शन तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं, स्टेटमेंट गलत है। बड़ा खूबसूरत और टेक्निकल क्वेश्चन था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। बिफोर द रिएक्शन तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बॉन्ड बनेगा, फिर रिएक्शन होगा। बिफोर द रिएक्शन चार्ज नहीं होता। अगर मैं देखता हूं चार्ली ऑप्शन तो कहते हैं एलिमेंट्स विद ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव मोर आयोनिक कैरेक्टर। द पॉपुलर कॉन्सेप्ट जिसकी बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने कहा था अगर आपने देखना हो कि किसी कंपाउंड की कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो आप देखें कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तीसरी बात, उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये उसके रिवर्स में कह रहा है तो चार्ली कहता है एलिमेंट्स विद द ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट है मोर आयोनिक कैरेक्टर। उलट कह रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैंने सही स्टेटमेंट चूज करनी थी। सो डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो नॉन मेटल्स टेंड टू हैव द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरली। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लोरीन पे +-3 भी होता है, +7 भी आ सकता है, बट जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है। ये सही स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। इस एक क्वेश्चन में तमाम केमिस्ट्री जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से एसोसिएटेड है उसको रेलेवेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई जो बहुत अहम है। इन तमाम वर्ड्स को सुनिएगा, अपने ज़हन में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर था डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 है इफेक्ट ऑफ वार्मिंग द अल्कोहल्स ओके विद द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, गिवन बिलो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने कैरी कर लिया, स्टेटमेंट से हम समझ तो गए हैं क्या आंसर करना है। नंबर 1 में कहता है 1 प्रोपेनॉल यानी प्राइमरी अल्कोहल है। ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट, ठीक है। 6 स्लोली टर्न्स ग्रीन, हाँ हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होती हैं, एल्डिहाइड्स बनाती हैं। तमाम एमडीकैट के एमसीक्यू रिपीट कर रहा हूं। ओके, हमारे पास डेफिनेटली जब रिएक्शन होता है तो क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 में होता है, दैट टर्न्स टू ग्रीन। बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है।
बीटा में नंबर 2 में कहता है 2 प्रोपेनॉल यानी सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। ऑफ कोर्स ये भी ऑक्सीडाइज होती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू जनरेट कीटोन्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो स्लोली ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी लिटिल बिट ग्रेटर होती है, ठीक है। नंबर 3 में कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ओके, ये टर्शियरी अल्कोहल की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ऑरेंज डाइक्रोमेट स्लोली टर्न्स ग्रीन, सॉरी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, secondary alcohol oxidize to produce ketones, but tertiary alcohols do not oxidize, rather they show beta elimination reaction and they form alkenes. So ये मेरे पास जो नंबर 3 स्टेटमेंट है ये गलत है। अब वो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑफ कोर्स मेरे पास जो आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन, नंबर 3 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जो कि बीटा ऑप्शन में दी गई है। क्लियर है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 डियर स्टूडेंट्स, which bond in the structure below has the lowest bond energy। बहुत खूबसूरत सवाल है, एमडी कैट में पहले आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन है, तमाम बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना वीकर होगा। उसका क्वेश्चन ये है कि किसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है। अभी मैं देखता हूं उस स्ट्रक्चर में उसने कुछ ए, बी और सी के नाम से लेबलिंग की है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो ए ऑप्शन है, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 413 किलो जूल्स पर मोल होती है। आपको याद होनी चाहिए, आपके पास टेबल में मौजूद है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, मेमोराइज दैट। अच्छा मैं बता देता हूं, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल्स पर मोल होती है, याद होना चाहिए आपको। कार्बन फ्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, 467 किलो जूल्स पर मोल होती है। और कार्बन क्लोरीन जो उसने डेल्टा ऑप्शन को हाईलाइट किया 346, दिस इज माय आंसर। लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी 346 कार्बन और क्लोरीन की। और आपको पता है इसी वजह से हमारे पास ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और फ्रीओन्स में इसको बैन किया गया ताकि ओजोन डिप्लेशन ना हो। तमाम रिलेटेड डाटा अपने ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो आप कह देंगे इन गिवन ऑप्शंस में कार्बन और क्लोरीन की। सो अगर मैं आंसर की तरफ फोकस करूं तो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है, जिसमें डी मार्क जो है कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड का है और वो 346 किलो जूल पर मोल, द लोएस्ट अमंगस्ट गिवन ऑल डाटा है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें डी नॉमिनेट कर रहा है लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। All of the following statements are correct for the molarity except what is molarity? Number of moles dissolved per decimeter cube of solution। पूरा सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए, 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं, उसने कहा कि कौन सी इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट है ना सारी, तो इनकरेक्ट देखो कौन सी एक्सेप्ट पूछा। अल्फा में कहता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल दिस इज द डेफिनेशन, मैंने अभी बोला, सही कह रहे हैं। इट्स यूनिट्स इज स्मॉल पर डेसीमीटर क्यूब, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट चार्ली में कहते हैं इट हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है और यही मैंने सेलेक्ट करनी थी। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। भाई जब मेरे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों यानी पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम एक्सपैंड होगा सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतने ही रहेंगे, सॉल्वेंट जो है वो कम हो जाएगा, तो मोलैरिटी इफेक्ट होगी। इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर है, को पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे आपके पास मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है मोलारिटी की सेंस में। तो ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ये 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले हैं दे आर वर्थ इंपॉर्टेंट और ये आपके तमाम कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते हैं और आंसर भी करते हैं। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जी चार्ली, जो हमने चूज करनी थी, कहता है इट हैज नो इफेक्ट बाय द टेम्परेचर, इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, जिसको मैंने जस्टिफाई किया। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। इट इज डोनेटेड बाय द कैपिटल एम, ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर था चार्ली। क्वेश्चन नंबर 91 डियर स्टूडेंट्स, which of the following statement is incorrect for SN1 and NSN2 mechanism reactions? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलेकुलर, बायोमोलेकुलर के तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, बिलखुसूस मेरे लेक्चर को ध्यान में रखिएगा जिसमें मैंने एक कंपैरिजन करके तमाम पॉइंट्स को अलग-अलग एमडीकैट के एमसीक्यूज की फॉर्म में एलैबोरेट किया था और वही फॉर्म दोबारा पूछी जा रही है। मैं उसको दोबारा जस्टिफाई करता हूँ। वॉच दिस। वो क्या कहता है हमारे पास कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है,
ऑप्शंस देखते हैं टेबल में। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलेकुलर है, अल्फा बिल्कुल सही कह रहा है, अल्फा स्टेटमेंट तो ठीक है, उसने डिफाइन कर दिया कि 1 से क्या मुराद है, 2 से क्या मुराद है। बीटा में कहते हैं इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेल दिस इज रॉन्ग, SN1 इट फॉलोज, 1 फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, SN2 जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये इसने उलट लिख दिया है, इसलिए बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। मैं बाकी भी पढ़ लेता हूं। चार्ली में कहता है ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ द SN1 मैकेनिज्म, ये बहुत खूबसूरत अलहदा से एक MCQ की फॉर्म में MDCAT में पूछा गया है। ईज ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेस का रिजल्ट होता है, यह टर्शरी में होता है, उसके बाद सेकेंडरी और लीस्ट प्राइमरी में, और SN2 प्राइमरी में सबसे स्पीड अप होता है एंड देन सेकेंडरी एंड देन द टर्शरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसने ठीक दी है। डेल्टा ऑप्शन में देखते हैं, इट इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन, बिल्कुल ठीक है, और SN2 में 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेटिव टेबल में क्वेश्चन नंबर 91 में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी का ध्यान में रखिएगा, the repulsive forces between the electron pair of the central atom of the molecule are in order of, popular question, very simple question, maximum repulsion। आपको पता है ना वेस्पर थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन पेयर होता है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई होता है, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है then lone pair or bond pair में, then least repulsion is present between the bond pair and the bond pair. You know why? Because a bond pair, the bond electron pair is under the influence of the two nuclei. So ये सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, you are very much familiar with that. So my dear students, alpha option is my answer question number 92 में। next question पे चलते हैं, that is question number 93. Determine the number of the moles of oxygen in 10.6 gram of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको सॉल्व किया ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। बहुत आसान सवाल सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 93 माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसे आप लोगों के लिए लिखा, आप देख सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करूंगा ना, सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम, इसका 106 इसका मोलर मास होता है, इसके एक मोल का मास 106 होता है। अच्छा, मैंने उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके प्रॉपर आप लोगों के लिए आसान किया है कि गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन है 10.6 ओवर मोलर मास ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया ना मैंने, कितना 0.1 मोल। 1 मोल में 1 मोल Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन एटम के मोल होते हैं? 3, और 0.1 में वेरी सिंपल 0.3 हो जाएगा। So that's very simple and the clear answer for you people, you can understand. My dear students, beta option is my answer. Very simple question that was, but I repeated the data for you people because I feel that MDCAT students are little bit confused about solving the numerics. हालांकि ये कोई numerical नहीं है, बहुत आसान बात है। Next question पे चलते हैं। Question number 94 है, which of the following element has greater first ionization energy? Ionization energy increases from left to right on a periodic table with the variation between 2A and 3A group and 5A and 6A group. Maximum ionization energy extreme right पे जो noble gases होती हैं उनकी होती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें उसने एटम्स दे दिए हैं, हम जानते हैं नोबल गैसेस कौन सी हैं। सो अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अगर 2 नोबल गैसेस दे दी जाएँ तो सर टॉप पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे आते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, बी वेरी स्मार्ट व्हाइल आंसरिंग ऑल दीस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर है? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, नियॉन इन तमाम में मेरा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। कॉइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव, लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं? उसने कुछ जस्टिफिकेशन दी, हम आंसर करते हैं। अल्फा में कहता है दे हैव द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, गलत कह रहा है, इनका तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और हाई होता है। तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, दे हैव द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल ही रीजन है इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की। हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो तमाम मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कोर्स डेफिनेटली खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है, शी से ऊपर होते हैं, डेफिनेटली वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और टॉप टू बॉटम
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। मेरे वर्ड्स सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एमडीकैट के क्वेश्चंस हैं। अब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इसका मतलब है कि मेटल की अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होती है, और मेटल तो वो ज्यादा रिएक्टिव होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे। इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाई है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे आसानी से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बड़ा क्लियर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। उसने मुझे पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट 3 कहा है स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। वेरी सिंपल, मैं जानता हूं कि ये बहुत आसान है, बट फॉर यू पीपल मैंने इसको रिवाइज किया। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96 में मैंने हाईलाइट किया है, मैंने वो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, इसके ऊपर मैंने चार्जेस लिख दिए हैं। अब देखें, नाम भी मैंने लिख दिया है। उसने क्वेश्चन किया था कि इस आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसका आंसर +3 आपके सामने मैंने निकाला हुआ है। साइनाइड में -1 होता है। अब 6 है -6 के बावजूद बाहर -3 चार्ज है, क्योंकि इसके कंपैटिबल +1 3 यूनिट लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अंदर -6 चार्ज होने के बावजूद बाहर -3, इसका मतलब है मेटल पे +3 चार्ज मौजूद है। ये बहुत आसान मेथोडोलॉजी है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने की, जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। सो अगर मैं आंसर करूंगा क्वेश्चन नंबर 96 का, तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज वेरी सिंपल आंसर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। Which of the following is the correct order of decreasing acidic strength of the carboxylic acids? Water, ethanol and phenol. पॉपुलर क्वेश्चन है, इसकी बेतहाशा डिस्क्रिप्शन और डिटेल मैं प्रीवियस लेक्चर और टेस्ट में 12 कर चुका हूं, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं कि ऑलमोस्ट ये मुख्तलिफ अंदाज में बार बार पूछा जाता है। सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन phenol, then water. Water is more acidic than alcohols, than ethers. Got it? अगर मैं आपको के वैल्यूज की रेपिटेशन में भी एक्सप्लेन करूं तो आपको पता है इनकी के वैल्यूज क्या होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड 10⁻⁵, जितनी ज्यादा के ए वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जाहिर बात है जितना ज्यादा एसिडिक डिसोसिएशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह फिनोल 10⁻10 में फॉल करता है, वाटर 10⁻16 में, एंड देन अल्कोहल्स 10⁻18 में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने चूंकि आपको पढ़ाया है इस प्रायोरिटी में मैं रिपीट करने लगा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन वंस अगेन। आपको पता है मेथेनॉल, जिसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, जिसे हम जीरोन भी कहते हैं, कॉमनली मीथाइल अल्कोहल कहते हैं। मीथाइल अल्कोहल वो वाहिद अल्कोहल है जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होती है। वो 10⁻16 वाटर से पहले आके फॉल करता है। बाकी तमाम अल्कोहल्स आर मोर बेसिक देन वाटर, दे आर लेस एसिडिक देन वाटर। ये तमाम वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, आपके काम आएंगे। आप लोगों को FLP में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपकी पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो रही है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अगर सिंपल इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 97 को, तो माय डियर स्टूडेंट बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर है? तमाम रेलेवेंट डाटा आपको एक्सप्लेन कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which arises due to the difference in the nature of the carbon chain. चेन आइसोमेरिज्म, वेरी सिंपल। और चेन आइसोमेरिज्म में आपको ये भी पता है कि अल्केन्स चेन आइसोमेरिज्म शो करती हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेटेड एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ओनली चेन आइसोमेरिज्म? अल्केन्स, बिकॉज दे कैन शो द चेन, क्योंकि उनमें पोजीशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, उनमें फंक्शन ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं होती। गॉट इट? तो ये भी एक रिलेटेड एमसीक्यू शेयर किया। ये चूंकि बहुत सिंपल आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 98 का अल्फा। सो हम आगे चलते हैं 99 पे। IPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को ध्यान में रखिए। वेरी सिंपल, यू विल स्टार्ट नंबरिंग इस कंपाउंड में, फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम 1 2 3 की बात करते हैं। तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है जो कि मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसका जो नाम होगा 1 क्लोरो होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन है। रिएक्शंस दी हैं जी, रिएक्शन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2A, बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, विद वाटर आर गिवन। अच्छा, उसने कुछ रिएक्शंस दी हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, रिपीट भी हो चुका है और हमारे पास MD-CAT में पहले पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट नंबर 1 है मैग्नीशियम प्लस वाटर स्टीम के साथ 100 पे मैग्नीशियम ऑक्साइड डन हो गया जी। दूसरा बेरिलियम प्लस H2O स्टीम
नंबर 2 स्टेटमेंट को ज़हन में रखिएगा और एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन को ज़हन में रखिएगा, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन रेड हॉट। रिएक्शन उसने लिख दी है, होता नहीं है। अब नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है मेटल्स के साथ जब भी वाटर रिएक्शन करता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। और देन ऑफ कोर्स बेरियम का रिएक्शन। अच्छा, स्टेटमेंट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नंबर 2 रिएक्शन बेरिलियम विद वाटर या स्टीम नॉट पॉसिबल। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। पॉपुलर स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड खूबसूरत सवाल हमने आंसर किया, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, which of the following reagent is responsible for the conversion of the ketone to the secondary alcohols। कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल पार्शियल रिडक्शन करनी है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की पार्शियल रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक प्रोसेस है। रिलेटेड एमसीक्यू, हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिटेल में मैकेनिज्म ही पढ़ा है। पहले बोरोहाइड्राइड बनता है, फिर वो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जाके अटैक करता है, ठीक है। और पार्शियल रिडक्शन होती है, एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन्स सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो उसने वही पूछा था, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। अल्फा तो भाई हमारे पास वुल्फ किशनर रिडक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्शन करते हैं जी, लेकिन कंप्लीट करते हैं, अल्केन्स बनती हैं। उसने कहा अल्कोहल में कौन सा कन्वर्ट करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बीटा ऑप्शन। चार्ली में हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन का कैटालिस्ट है और वो भी अल्केन्स बनाता है, क्लियर है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 102, focus on the paper, very interesting series of the full length papers, revising your whole chemistry regarding MDCAT. The IPAC name of this structure is, well my dear students, see on the whiteboard. Question number 102, जो स्ट्रक्चर दिया उसको मैंने ओपन कर दिया है, उसके स्केलेटन को ओपन कर दिया है और उसके बाद सिंपल हम देख रहे हैं कि अल्कीन का स्ट्रक्चर है। हमारा पहला रूल क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन इसका 8 था। मैंने जब उसकी 2 पोजीशन पे दिया गया इथाइल ग्रुप लिखा, ओपन अप किया उसको, तो फिर मैंने देखा कि नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग मैं कहां से स्टार्ट करूंगा कि वहां से जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब तरीन पाए जाते हैं। We will start numbering in a way that the substituents get the lower locator number, यानी जिस तरफ चेन के ज्यादा करीब पड़े होंगे सब्स्टिट्यूएंट वहां से नंबरिंग करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है 1 2 3 4 5 6। इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए 2 2 4 ट्राई मीथाइल ऑफ कोर्स हेक्सेन, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर बहुत सिंपल है, उसमें चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर बन रहा है 2 2 4 ट्राई मीथाइल हेक्सेन। बड़े ध्यान से आंसर करना है, एमडीकैट में आसान सवालात का जवाब भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 स्टूडेंट्स, द हैलोथेन यूज्ड इन द हॉस्पिटल एज एन एनेस्थेटिक सब्सटेंस इज केमिकली। हैलोथेन का स्ट्रक्चर याद है जी? याद है नहीं तो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, दिस इज हैलोथेन आपके सामने। इसमें बहुत सी बातें हैं। हमारे एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है, कॉमन एमसीक्यू। अगली बात आप देख रहे हैं, इसका ये जो कार्बन है इसको मैंने स्टार लगाया हुआ है, क्यों लगाया है? क्योंकि ये कायरल कार्बन है। क्या मतलब? वो कार्बन, कायरल कार्बन जिसको स्टार से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है जिसमें उसके जो चारों बॉन्ड्स हैं डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ अटैच हो। ओके, इसमें कायरल कार्बन होता है। क्या फायदा है कायरल कार्बन का, या क्या इंफॉर्मेशन है कायरल कार्बन से एसोसिएटेड? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसमें भी एनेंटियोमर्स बन सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कायरलिटी है। इसमें हमारे पास सुपर इंपोजेबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, ये मैंने स्ट्रक्चर कर दिया। इसके नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड के जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम अटैच होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स की नंबरिंग का सिनेरियो भी यहां से क्लियर होता है। इस कार्बन के पास भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बट इसके पास फ्लोरीन अटैच है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। नंबरिंग को ज़हन में रखें 1 2 3। अच्छा, नेम अल्फाबेटिकली करना है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपके सामने नाम दिया गया। अगर मैं ऑप्शंस को इन्वेस्टिगेट करूं तो कौन सी ऑप्शन मेरे पास बनती है क्वेश्चन नंबर 103 की? दैट इज द बीटा ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमडीकैट FLP। मैं एक एक क्वेश्चन में
हर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड MD-CAT के MCQs आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ. आई एम पुटिंग माई एनर्जी, यू मस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, और इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 104. टेफ्लॉन, ऑफ कोर्स अब आपके पास वो हैलोजन की यूजेज पे आ गया है. आप जानते हैं बेस्ट प्लास्टिक होती है CF2 पॉलीटेट्राफ्लोरो, ऑफ कोर्स एथिलीन, हम जानते हैं इसके बारे में. अब क्या कहता है उसके बारे में, वैल्यूएबल प्लास्टिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ टेफ्लॉन. ध्यान से, बाकी तमाम यूजेज होंगे, कौन सा नहीं है. अल्फा में कहता है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग करोजन प्रूफ पार्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज. बिल्कुल सही करता है, रिएक्शन नहीं ना करता, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंट है. अल्फा तो ठीक है. इट इज यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑफ कोर्स प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टर है, और हाई हैवी जो इलेक्ट्रिक करंट वायर्स होती हैं उसको हम यूज करते हैं उसको कोट करने के लिए. चार्ली गलत है जी. इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, गलत कह रहा है. हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट के तौर पे फ्रीऑन्स यूज होते हैं, CFCs यूज होते हैं, यानी जिनको फ्रीऑन्स कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं ना. टेफ्लॉन तो कभी भी रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज नहीं होता. सो उसने पूछा था बताएं कौन सा यूज नहीं है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. अगर हम डेल्टा की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर द कुकिंग पैन्स. बिल्कुल सही कह रहा है. जो यूटेंसिल्स घरों में यूज होते हैं, किचन में यूज होते हैं, जो कि नॉन स्टिकिंग होते हैं, इस प्लास्टिक की कोटिंग होती है. सही कह रहा है. चार्ली गलत ऑप्शन है जो कि उसने दी है और उसको हमने चूज करना था कि ये यूज नहीं है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 105. Which one of the following magnesium compound is more soluble in water? खूबसूरत सवाल. My dear students, मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी उनके कंपैटिबल A9 पे डिपेंड करती है. जैसे जैसे मेटल सॉल्ट के साथ लगा हुआ A9 साइज बढ़ता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. साइज ऑफ A9 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है. तो मैं इन ऑप्शंस में अगर देखूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज माय आंसर. उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो क्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट है इन गिवन A9s में. ऑफ कोर्स इस वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है. कॉन्सेप्ट भी बोल दिया, आंसर भी कर दिया. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 106. Primary, secondary and the tertiary alcohols can be identified and distinguished by the popular question Lucas test. What is Lucas test? आपके पास tertiary alcohols immediately reaction कर जाएंगे, secondary alcohols 5 to 10 minutes लेंगे, और primary alcohols को of course अगर आपने reaction करवाना है Lucas reagent आपको याद है ना Lucas test, तो फिर उसको heat up करना पड़ेगा. तो आपकी जो organic layered alkyl halide की बनेगी वो आपके टाइम के हवाले से फौरन बनती है तो टर्शरी है, अगर 5 से 10 मिनट में बनती है तो सेकेंडरी है, और अगर हीटअप करना है तो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं. ये डिस्टिंग्विश कर देगी अल्कोहल्स को आपस में. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स आप सही कह रहे हैं, आपके MD-CAT में मौजूद है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड ये हेप्टेनॉल तक है. मैक्सिमम यानी 6 to 7 कार्बन के साथ आप सेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हायर अल्कोहल यूज करेंगे तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम है, वो पहले ही लेयर की फॉर्म में मौजूद होगी एंड इट विल बी डिफिकल्ट विदर इट्स एन लेयर ऑफ अल्कोहल और एनी अल्काइल हैलाइड जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ये मैंने रिलेटेड बात शेयर की है. बहरहाल क्वेश्चन बहुत सिंपल आंसरेबल है. ल्यूकास टेस्ट के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 107. In the conversion of the wine to vinegar, wine, alcohol, vinegar, acid, carboxylic acid, alkane की ऑक्सीडेशन करें तो ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग अल्कोहल्स. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, डिपेंड करता है प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं. क्लियर है ना. सो आपके पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी ऑफ कोर्स तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. विनेगर एसिटिक एसिड 2 कार्बन की ऑफ कोर्स. सो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर अल्फा ऑप्शन है. बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 108. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके 108 में मैंने रिएक्शन भी कर दिया, आप लोग जानते हैं, फेमिलियर है, लेकिन फॉर योर रिवीजन और इसमें एक रिलेटेड बात शेयर करने के लिए सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 108 है इथाइल अल्कोहल जो उसने स्ट्रक्चर दिया, और ये एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड मैंने ड्रॉ कर दिया. मैंने रिएक्शन कंप्लीट कर दी. आई नो दैट यू नो कि वाटर एलिमिनेशन होती है और एक एस्टर बन जाता है, ये एस्टर लिंकेज आ गई. इथाइल एसीटेट
बट इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, जो आप लोग जानते हैं वो क्या है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नॉट बिहेविंग एज एन एसिड, इट इज इन फैक्ट डोनेटिंग OH नेगेटिव आयन। मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है और इसमें एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। माय डियर स्टूडेंट मेरे वर्ड सुनिएगा, ये एमडी कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं कि जब हमारे पास एस्टर्स बनते हैं तो हमारे पास किस कंपाउंड के दरमियान में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। आप आंसर करेंगे एल्कोहल्स H पॉजिटिव आयन जनरेट करेंगे ऑफ कोर्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। सो रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे उसने सिंपल प्रोडक्ट पूछी थी जिसको मैंने आंसर कर दिया, दैट इज इथाइल एसीटेट, लेकिन उससे रिलेटेड डाटा शेयर करना जरूरी था, अपने ज़हन में रखिएगा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। एक स्ट्रक्चर दिया गया है जी और क्वेश्चन क्या करता है, वेरी सिंपल, which one of the following is the proper classification of the above formula? It's tertiary alcohol because the alpha carbon, the carbon with which the OH group is attached, that is further attached with the 3 carbon atoms directly. Yes, so that's why it's a tertiary carbon. Okay, and if hydroxyl group is attached with the tertiary carbon, that is tertiary alcohol. Very simple question. Charlie option is my answer. Next question. Question number 110. The structure formula of the product of the reaction of the propanol with the 2,4-dinitrophenyl hydrazine is, my dear students, मैंने अपने लेक्चर में जब एडिशन, एलिमिनेशन और रिएक्शंस पढ़ाए थे और जब मैंने एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस में डेफिनेटली अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के अडक्ट्स बनाए थे तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। कुछ भी पूछ ले माय डियर स्टूडेंट्स, आपने उनके फार्मूला लिखने हैं और उनका अडक्ट कैसे बनाना है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये मैंने एसीटोन यानी प्रोपेनॉल लिख दिया, डाइमीथाइल कीटोन, ठीक है जी, आपके सामने आ गई। और ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है। अब देखें, मैंने सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को ताकि आप समझ सकें कि क्या होता है कि जब हमारे पास जब भी अमोनिया या इसका कोई भी डेरिवेटिव ये ग्रुप कर देना पूरा रिएक्शन करता है तो 2 हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑफ कोर्स अडक्ट, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन एडिशन प्रोडक्ट जिसमें आप इन दो को रिमूव कर देंगे एंड देन यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस वन विद दिस वन, और जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने आता है आप उसको चूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो को ज़हन में रखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है उसका डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है। आपको एसीटोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको एक बात का पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के साथ लगे 2 हाइड्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, बाकी दोनों फार्मूला एज इट इज रहेंगे और रिडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डेल्टा ऑप्शन आंसर के बाद। क्वेश्चन नंबर 111, द रिएक्शन। ओके, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, हम जानते हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। वंस अगेन हमारे पास अमाइनो ग्रुप का AH जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से OH, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसका टूटेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। वाटर एलिमिनेट होगा, C डबल बॉन्ड हो NH, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। सो उसने वो इस फेमिलियर कॉन्सेप्ट फॉलो करना था जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पेप्टाइड या इमाइड बॉन्ड। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, ये एडिशन प्रोडक्ट बन रही है, आप आंसर कर सकते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 112, पेपर आपके सामने है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इज एन एग्जांपल ऑफ द एडिशन पॉलीमर। आप जानते हैं ना एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, टू वे चेन ग्रोथ, वन साइडेड चेन ग्रोथ, पेरोक्साइड्स, इनिशिएटर्स, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, तमाम चीजें ज़हन में रखिएगा और इनके यूजेस भी ज़हन में रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं जिसकी हमने काफी प्रैक्टिस की है, पर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था जिसको मैंने आंसर किया विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। 113 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। The pH of the acid rain is less than 5. पॉपुलर एसिड रेन के मुतालिक तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। परमानेंट एसिड रेन होती है और उस परमानेंट एसिड रेन में कौन कौन से ऑक्सीडाइज यूज होते हैं? सल्फर के, नाइट्रोजन के। जो अनपोल्यूटेड रेन वाटर है उसमें कौन सा ऑक्साइड होता है? कार्बन का होता है। सारी बातें ठीक है। टेम्परेरी एसिड रेन का भी पता होना चाहिए। डेफिनेटली यू टॉकिंग अबाउट द HCl ऑल्सो। वो तमाम बातें जो कि एसिड रेन से एसोसिएटेड हैं वो मैंने आपसे शेयर की हुई हैं, उनको रिवाइज भी कर रहा हूँ और इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है डेफिनेटली इट इज बीइंग रिलेटेड विद द मेनी कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, कहता है there are almost 200 million people who live in Pakistan. A beautiful question, no need to worry about. अभी इसको 1 मिनट में सॉल्व करवाता हूं. Move towards the next board. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टेटमेंट की कॉम्प्लिकेशन से कंफ्यूज नहीं होना. आप मेरे साथ मूव करें, देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 114 है. उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्विंस बताएं. वो 5 रुपीज के क्विंस कितने होंगे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ क्विंस फाइंड आउट करना चाह रहा है. सबसे पहले 200 मिलियन पीपल, 200 मिलियन 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख. वो स्टेटमेंट लिखी. उनको कितने पैसे देने हैं, 1000 रुपीज. 10⁻³ मैंने स्टेटमेंट लिख दी. वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन दैट. अच्छा, अब हमने उसको 5 रुपये क्विंस की फॉर्म में देने हैं, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, स्टेटमेंट को डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा ताकि 5 रुपीज के क्विंस निकल आए. ठीक है, क्लियर है. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट आता है, 6.02 to 10⁻23 एवोगैड्रोस मार्क. तो हम प्लेस कर देंगे. सिंपल स्टेटमेंट को फिक्स करना सिखाया है. आपके पास 200 मिलियन पीपल आर गिवन बाय 1000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 5p क्वीन और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, वी आर गेटिंग द आंसर इन अ वेरी सिंपल वे, जो कि आपके सामने मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है. और यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे 0.0666 की एक सीरीज आती है. ये बेसिक मैथ का एक फार्मूला है. यू विल प्लेस 1 and 15 को प्लेस करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर. आपके पास 10⁻12 आएगा और 6.67 इंटू 10⁻14 कर देंगे. हमारे पास आंसर बड़ा सिंपल और क्लियर आ जाएगा. सो इन ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो कौन सी ऑप्शन बन रही है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 114 की. So option is alpha option. Very simple and clear. No need to get confused. I am saying the word simple. This is simple in fact. और आपको इसे देखना होगा. Next question है question number 115. Which of the following statement is incorrect according to the Le-Chatelier's principle? Le-Chatelier's principle जो कि nullify करता है किसी भी change को, equilibrium establish हो तो. ठीक है, तमाम बातें ज़हन में रखें, पढ़ते हैं. अल्फा में कहता है increase in the pressure always. हमने इनकरेक्ट ऑप्शन देखनी है. ऑलवेज फेवर्स द रिएक्शन वेयर वॉल्यूम और मोल्स डिक्रीज. अच्छा ठीक है. बीटा में कहते हैं इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एक्सोथर्मिक प्रोसेस. वेल ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ऑपोजिट कह रहा है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में हाई एनर्जी है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा ना. वो फेवर्स का मतलब ये है कि आगे जा रहा है रिएक्शन. सो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. मैं बाकी भी पढ़ लेता हूं. एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन. बिल्कुल ठीक है. अल्फा भी ठीक था, चार्ली भी ठीक है, बीटा भी तक इनकरेक्ट है. एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फेवर रिवर्स रिएक्शन. ये भी बात ठीक है. हमारे पास डेफिनेटली प्रोडक्ट बढ़ा देंगे ना, तो जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगी तो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो माय डियर स्टूडेंट, बीटा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, ये हमने चूज करना था इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेल्ड एंड द हाइड्राइड्स ऑफ 7A 6A 5A एंड 4A. माय डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ है आप लोगों की बुक में. अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अब हाइड्राइड्स के जहाँ पे आपने बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की, जहाँ पे आपने वेपर प्रेशर्स की बात की, तो जनरल ट्रेंड तो आप एक लोग जानते हैं ना कि जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं हाइड्राइड्स का ट्रेंड है. जैसे मैं बात करूँ 7A की, देन 6A की, देन 5A की, और इसके साथ इसने 4A की भी बात की. माय डियर स्टूडेंट्स, 7, 6 और 5 में जो टॉप का एलिमेंट है यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर और लॉन पेयर और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. सिर्फ उस वजह से उसकी बिहेवियर में वेरिएशन है. बाकी हम जाते हैं जैसे टॉप टू बॉटम आते जाते हैं, इनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं. सो वो ग्राफ अपने ज़हन में रखें और उसके मुताबिक आंसर करें. नो नीड टू मेमोराइज, डेफिनेटली नो नीड टू मेमोराइज द बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो बट द ट्रेंड्स. और उसमें आपने जस्टिफिकेशन भी मैंने दे दी रिलेटेड एमसीक्यू की कि अगर NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली पैटर्न से हटके है कि टॉप का एलिमेंट है, इसका क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसके हाइड्राइड का NH3 का, इस तरह H2O का क्यों होता है, इस तरह HF का क्यों होता है, बाकी हैलोजेंस की निस्बत, बाकी चाल्कोजेंस की निस्बत, बाकी निक्टोजेंस की निस्बत क्यों होता है. क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
और फ्लोरीन में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बाकी वही पैटर्न है जो कि कार्बन फैमिली में वही फॉलो हो रहा है कि सबसे टॉप पे जो एलिमेंट पाया जाता है उसका सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बाकी जैसे नीचे नीचे आते जाते हैं हाइड्रेट्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। उस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए और सारे डिस्कशन रिलेटेड बातों को जस्टिफाई करते हुए मैं आंसर करता हूं। उसने कहा था कि जो ट्रेंड हमारे पास है इनकरेक्ट, अल्फा बिल्कुल करेक्ट है, बीटा करेक्ट है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज, चार्ली इज माय आंसर। यू नो NH3 ठीक है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन बाद में जब आते हैं नो प्लेस ऐसे भी लाइक दैट, ठीक है आपके पास फास्फोरस आता है, देन यू आर गेटिंग द आर्सेनिक, देन द एंटीमनी। जब SbH3 की बात करते हैं ना, अगर आप ग्राफ पे देखें तो उसका ग्राफ में पॉइंट अमोनिया से भी ज्यादा होता है, और यहाँ पे आपने इस फैक्टर को ज़हन में रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसकी जो सही ऑप्शन है वो पेपर में आपके सामने प्रेजेंट भी कर दी गई है जिसको मैं बोल रहा हूँ। सो very interesting and a very good question that was, and beauty of this question is that this is memory based question. You have to observe the diagram. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये तमाम बातें आपके MDCAT में पूछी जाती हैं। सो इसको मैंने ट्रेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 117 माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 117 है, बाय अप्लाइंग द हेसिस लॉ calculate the enthalpy changes for the formation of an aqueous solution of ammonium chloride। अमोनिया गैस है, HCl गैस है। अच्छा इसमें हम देखते हैं वो बता क्या रहा है। उसने हमें कुछ डाटा दे दिया जी। उसने पहले अमोनिया गैस को एक्वस में डिसॉल्व किया ना, जारी बात है रिएक्शन करेंगे हम उसको एक्वस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। उसकी एंथैल्पी चेंज जो भी हुई, जो भी एक्सोथर्मिसिटी है उसने वैल्यू दे दी है। इसी तरह उसने HCl की एक्सोथर्मिसिटी वैल्यू दे दी है जब उसको सोल्यूशन में लेके आते हैं, और फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को जब मिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। व्हाट इज द हेसिस लॉ? हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यू आर गोइंग टू सम अप ऑल द एंथैल्पीज। वेरी सिंपल, आपको 3 एंथैल्पीज उसने दे दी हैं। अब वो कह रहा है बताओ कि हेसिस लॉ के मुताबिक क्या आंसर आएगा। तो एंथैल्पी डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, इन तीनों को सिंपल ऐड कर देंगे। तो अगर इन वैल्यूज को मैं सिंपल ऐड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज इन फैक्ट अप्रोप्रिएटिंग द 159.05 किलोजोल पर मोल। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। आप सिंपल ऐड कर रहे हैं, सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सारे के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिस इज, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, यू आर सिंपल एडिंग द एंथैल्पीज। क्लियर है? टोटल एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा H1 + 2 एंड डेल्टा HN, ठीक है। आप ऐड करते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा। एनोड क्या होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड क्या होता है जिसपे रिडक्शन होती है। गॉट गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ कोर्स इन चीजों का भी ज़हन में रखिएगा। बहुत खूबसूरत सवाल सामने आ रहा है। एक्सेप्ट, उसने कहा तमाम स्टेटमेंट करेक्ट हैं सिवाय एक के जो इनकरेक्ट होगी। हम देखते हैं अल्फा में, देखते हैं एनोड कहता है शो बाय द लॉन्गर लाइन। बिल्कुल ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल करते हैं तो लॉन्गर लाइन से नोट शो होता है, सही है। कैथोड स्मॉलर से शॉर्टर से होता है, ठीक है। अल्फा तो ठीक है। बीटा ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बीटा ऑप्शन भी ठीक है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। चार्ली में कह रहा है जनरली शो ऑन द लेफ्ट साइड, यस बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वो राइट पे होता है। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज शोन बाय पॉजिटिव साइन, ये गलत कह रहा है। पॉपुलर सेल्स, डाउन सेल, नेल्सन सेल्स आपने पढ़े हुए, नोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव कह रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एनोड और कैथोड पे रिवर्स सिर्फ गैल्वेनिक सेल में होता है। ऑक्सीडेशन ही होगी एनोड पे, लेकिन गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज होगा। बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है नोड पे, ठीक है। सो बहुत खूबसूरत सवाल ये था, और इसमें देखें उसने सिंपल कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज किया है। एक कोरिलेटेड एमसीक्यू याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे नोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव हो, चाहे गैल्वेनिक में नेगेटिव चार्ज हो, होगी ऑक्सीडेशन ही। नोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी और कैथोड पे रिडक्शन ही होगी। तो ये बातें भी याद रखिएगा। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। Which of the following is an example of the heterogeneous catalysis? हेट्रो मीन डिफरेंट, फिजिकल स्टेट में आएगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से डिफरेंट हो, हेट्रोजीनियस। और अगर सेम हो तो होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखते हैं
आप देख रहे हैं अल्फा ऑप्शन में दोनों गैसेस हैं, कैटलिस्ट भी गैस है। ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, लेड चैम्बर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर यूज करें। हमने तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी पढ़ा हुआ है जिसमें वनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है, वो सॉलिड होता है, वो हेट्रोजीनस होता है, लेकिन यहाँ पे उसने अल्फा को होमोजीनस बताया है। हमने हेट्रोजीनस को ढूंढना है। बीटा में कहता है एस्टर है, ऑफ कोर्स लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट भी ऑफ कोर्स हमारे पास एसिडिक मीडिया भी जो कैटलिस्ट है लिक्विड है, होमोजीनस है। चार्ली में हमारे पास अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड निकल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है और कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है? सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो होमोजीनियस कैटालिसिस की हैं। अब मर्करी Hg ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है डेल्टा ऑप्शन में, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना कि भी Hg तो मेटल है। द ओनली मेटल जो हमारे पास नॉर्मली स्टेबल, मैं सीजियम की बात नहीं कर रहा, मैं गैलियम की बात नहीं कर रहा, वो कंडीशनल है, वो रिएक्टिव है। Hg स्टेबल नॉर्मल, उसको एक बचाया जाए, उसको होती ही लिक्विड फॉर्म में है ना, जैसे मर्करी कहते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो बाकी सारी होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल्स हैं सिवाय चार्ली के, जो कि मेरा आंसर है, ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है। रिलेटेड बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। The anomalous electronic configuration shown by the chromium and the copper, yes, 1b and the 6b, वो कॉन्सेप्ट रखिएगा, is due to stable electronic configuration रीजन होती है, abnormal but stable। सो हम देखते हैं, सो इसमें चार्ली इज माय आंसर। स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, हम जानते हैं D4 एग्जिस्ट नहीं करता, 4 D5 हो जाता है क्योंकि स्टेबल है। D9 एग्जिस्ट नहीं करता, 4 D10 हो जाता है क्योंकि स्टेबल है। ग्रुप 1b ऑफ कोर्स जो क्वाइनेज मेटल्स हैं, और 6b जो कि क्रोमियम फैमिली है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऑफ कोर्स सी, बोर्गियम, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं बिकॉज दैट कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। क्लियर है? So stability is associated, Charlie option is my answer. Question number 121 है, पेपर आपके सामने है। Different substances along with the catalyst show different behavior as shown by the Roman numerals। अच्छा जी, टेबल दिया, देखते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट में कहता है different behavior of the substances with the catalyst, poisoning of the catalyst। कब मोनोऑक्साइड एक्ट एज द पॉइजनिंग ऑफ फायरिंग इन द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया बाय डिक्रीजिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी, द हाइबर-बोश प्रोसेस। बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कब मोनोऑक्साइड को नहीं जनरेट होने दिया जाता बिकॉज दैट इज एंटी कैटालिस्ट, इट स्लोज डाउन द रिएक्शन। सही कह रहा है। नंबर 2 में कहता है promoter of the catalyst, ठीक है, copper act as a promoter in the catalytic hydrogenation of the vegetable oil by nickel। yes, nickel catalyst है, इसका promoter copper है, ये अगर होगा तो निकल ज्यादा ऑपरेट करेगा। कैटालिस्ट का कैटालिस्ट प्रोमोटर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, नंबर 3 में कहता है इनहिबिटर यानी नेगेटिव कैटालिस्ट, ठीक है, टेट्राइथाइलेट जिसको हम टेल कहते हैं, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, दैट स्टॉप्स द प्री इग्निशन। सही कह रहा है स्टेटमेंट, वो रिएक्शन ही ना होने देता, प्री इग्निशन नहीं होने देता। तो चार्ली नंबर 3 स्टेटमेंट भी है सही। नंबर 4 में कहता है ऑटोकैटालिसिस, मैंगनीज सल्फेट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद एसिडिफाइड KMnO4 एक्ट एज एन ऑटोकैटालिसिस। भाई ऑटोकैटालिसिस क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वो बने जो कैटालिस्ट के तौर पे काम करे। अब एसिड कैटालाइज कंडीशन में मैंगनीज सल्फेट की वो जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द अबव करेक्ट स्टेटमेंट। दे ऑल आर करेक्ट, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। दे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू पीपल। इसमें से हर स्टेटमेंट का एक अलग एमसीक्यू बन सकता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। Which of the following statement is incorrect according to the Lowry and Bronsted? Okay, theory of the acid and base, वो conjugate acid base का concept ज़हन में रखिए। टेबल भी दे दी है। हम जानते हैं एक concept जो कि MCQ में पूछा गया MDCAT के, कि प्रोटॉन के लॉस की वजह से हमारे पास conjugate acid base का concept आता है, 1 प्रोटॉन डोनेशन की वजह से। अब उससे रिलेटेड तमाम चीजें देखते हैं। अल्फा में कहता है एसिड HCl है, हाँ उसकी conjugate base एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके Cl नेगेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। H2SO4 एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ तो HSO4 नेगेटिव 1 कॉन्जुगेट है, ठीक है, बेस। चार्ली में कहता है बिल्कुल इथाइल, मतलब उसने फिनोल की बात की है, फिनॉक्साइड आयन, बिल्कुल सही कह रहा है, 1 H पॉजिटिव 1 प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। डेल्टा इज माय आंसर, ये इनकरेक्ट है जी। वो क्या कर रहा है, NH3 में एक प्रोटॉन ऐड कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं भाई आप। कॉन्जुगेट बेस में लॉस होगा ना तो NH2 नेगेटिव होगा,
सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा इज माय आंसर, जो कि उसने पूछा था कि हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या हैं कॉन्जुगेट बेस के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए. सो डेल्टा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 123 है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो. उसने रिएक्शन भी दे दिया है, ठीक है. अच्छा, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है. NO से रिलेटेड एमसीक्यू सुन ले एमडीकैट में. NO नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस होती है, न्यूट्रल होती है, जबकि NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, ये एसिडिक होती है. आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है ना कि नॉन मेटल के ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बट 3 नॉन मेटल के पॉपुलर ऑक्साइड कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और N2O लाफिंग गैस. ये आपके सिलेबस के मुताबिक बता रहा हूं. ये हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बट दे आर न्यूट्रल टू लिटमस. अब उसमें से वो रिएक्शन करके बता रहा है. कहता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है मुझे, और कहता है रिएक्शन मस्ट नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. कहता है कि रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट द रूम टेम्परेचर. चार्लिंग द रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर. वेल माय डियर स्टूडेंट, उसने क्वेश्चन पता क्या किया था. कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, नेगेटिव एनर्जी है ना उसकी रिलीज हो रही है वो, तो ये रिएक्शन अच्छा कब परफॉर्म होगा? जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस तब देते हैं जब टेम्परेचर डाउन करें. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक्सोथर्मिसिटी में प्रोडक्ट में आती है, यानी प्रोडक्ट कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज. आपने इस तमाम डिस्क्रिप्शन को अपने जहन में रखना है. चार्ली. Question number 124. Alkyl halides are considered to be very reactive compounds towards nucleophile. बिल्कुल, हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स की केमिस्ट्री के स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. बिकॉज क्या रीजन होती है, क्यों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं? तो ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है. दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप. गुड लिविंग ग्रुप भी होता है प्लस उसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है. इन दोनों का होना जरूरी है. इन दोनों की वजह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज. क्वेश्चन नंबर 125 डियर स्टूडेंट्स. द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस याद है. फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट डेसैलिनेशन. Catalysts use the Lewis acid ammonium chloride which receives a chlorine from the acyl chloride or alkyl chloride and generates a strong electrophile acyl ion, या हमारे पास alkyl H पॉजिटिव आयन कार्बोनियम आयन बन जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको अपने जहन में रखें, क्वेश्चन क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड अल्काइल ग्रुप ऐड करना है ना, तो सिंपल आंसर बीटा ऑप्शन है, अल्काइल क्लोराइड यूज करेंगे आप. सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप देख रहे हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को अपने जहन में रखिएगा, तमाम केमिस्ट्री अपने जहन में रखिएगा. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 126 माय डियर स्टूडेंट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स केमिस्ट्री जहन में रखिएगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, म्यूचुअल क्वांटम नंबर, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और ये क्या क्या है उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को जहन में रखिएगा. इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. उसने कहा कि तमाम करेक्टली मैच कर रही हैं, एक जो है वो करेक्टली मैच नहीं करती, नॉट मैच करेक्टली, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ऑप्शन ए में कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ऑफ कोर्स मेन क्वांटम नंबर है, एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है. सही कह रहे हैं. म्यूचुअल क्वांटम नंबर शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF का यहीं से पता चलता है. इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए. मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए. सही कह रहे हैं. चार्ली में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब P सब शेल है, उसमें PX क्या है, PY क्या है, PZ क्या है, किस किस ओरिएंटेशन पे वो अपने आप को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इनके तमाम इलेक्ट्रॉन्स की. सारी बातें जहन में रखें. डेल्टा में सही कह रहा था. डेल्टा में कहता स्पिन क्वांटम नंबर ठीक है. सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है. हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है. जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है उसको पॉजिटिव हाफ कहते हैं, जो क्लॉकवाइज मूव करता है उसे नेगेटिव हाफ कहते हैं. और यही मेरा आंसर है, डेल्टा ऑप्शन. वो उलट कह रहा है,
वो कहता है जो क्लॉकवाइज है वो प्लस हाफ है, गलत। जो क्लॉकवाइज है वो माइनस हाफ से रिप्रेजेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ से रिप्रेजेंट होता है। कितना स्मार्ट क्वेश्चन है एमडी कैट में, आपको अंदाजा हुआ होगा। आपने हर चीज़ बड़े गौर से पढ़नी और आंसर करनी है। सो उसने पूछा था कि हमारे पास नॉट मैच्ड करेक्टली, टेल द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। पेपर आपके सामने है। एल्कोहल्स रिएक्ट स्लोली विद सोडियम मेटल। बड़ा खूबसूरत सवाल है। एज कंपेयर टू द वाटर, वाटर और एल्कोहल का जरा सिनेरियो एसिडिक स्टैंड का तो देखिए, अभी क्वेश्चन आया था, मैंने रिपीट किया था। वाटर इज मोर एसिडिक और एल्कोहल, ऑफ कोर्स वाटर इज मोर एसिडिक। इट्स Ka वैल्यूज 10⁻16, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जबकि एल्कोहल 10⁻18 पे फॉल करती है। ठीक है, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो मेटल्स के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक हो गया। अब तमाम कॉन्सेप्ट को कैरी करके आप आंसर कर सकते हैं। वो कहता था कि विच सजेस्ट दैट इट इज ऑप्शन ए less acidic than water. Alcohols react slowly than water because alcohol is less acidic than water with the metals. ठीक है, ये रिएक्शन याद रखिएगा। पूरी डिस्क्रिप्शन की रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 स्टूडेंट्स। इथाइल ब्यूटारेट इज एन एस्टर विद द फ्लेवर ऑफ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं 12 बता चुका हूं आप लोगों को। आपकी बुक में जो टेबल दिया गया है उसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज होता है, एमाइल एसीटेट क्या होता है, बनाना ऑफ कोर्स। तो उसी तरह उसने मुझे एक फार्मूला दे दिया है किसका, इथाइल ब्यूटारेट। इथाइल ब्यूटारेट पाइन एप्पल का फ्लेवर होता है। आपको क्रैम करना है, इस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना है ताकि आप आंसर कर सकें। जैसे बेंजाल एसीटेट जैस्मीन का होता है। डिफरेंट एग्जांपल जो मैं नाम बोल रहा हूँ, और अगर आप बाकी ऑप्शंस के नाम जानना चाहते हैं तो आपको पता है कि मेरे पास जो एप्रिकॉट होता है वो इमाइल ब्यूटारेट का होता है। डेफिनेटली बनाना, अभी मैंने बोला इमाइल एसीटेट होता है। हमारे पास जो पाइन एप्पल है, जो मेरा आंसर है, जो उसने कहा था इथाइल ब्यूटारेट होता है। और इसके अलावा रेस्पबेरी का पूछ रहा है, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट होता है रेस्पबेरी का। ये तमाम फ्लेवर्स आपने क्रैम करने हैं, आपसे एमडीकेट में पूछे जाएंगे। एक एक नंबर वैल्यू रखता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। मैंने कहा था कि आप लोगों को एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर लाजमी पता होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, और वो किस वजह से हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। आपकी बुक में टेबल बना हुआ है। जैसा कि उसने क्वेश्चन किया, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर मुझे 5 कार्बन चाहिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स चाहिए। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूटामिक एसिड का बीटा ऑप्शन है। आपको ये तमाम स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मैं अल्फा देखूं तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। चार्ली, कोई स्ट्रक्चर ऐसा आपकी बुक में नहीं दिया गया अमीनो एसिड्स का। और डेल्टा स्ट्रक्चर ही गलत है। गॉट इट? हाउ कैन आई आंसर दैट? इफ आई नो द स्ट्रक्चर्स देन आई विल बी आंसर दैट। ठीक है, सो बीटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 130, डैश इज एन आई इरिटेंट, पैंस PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कितनी सिंपल बात है, आपने एनवायरनमेंट में इसको पढ़ा हुआ है। और यहां पे क्वेश्चन देखें, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, क्या है। इस एक वर्ड से भी आपका एक नंबर बहुत मैटर करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको सही तरीके से याद करना है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, तमाम स्टेटमेंट्स ठीक हैं सिवाय गलत स्टेटमेंट देखनी है। अल्फा में कहते हैं ऑल द एलिमेंट्स अकर इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स। हाँ, हमें पता है आइसोटॉप्स होते हैं। वो तमाम केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा, इवन नंबर क्या होते हैं, और नंबर क्या होते हैं, किसके ज्यादा होते हैं। गॉट इट? वो तमाम डाटा। बीटा में कहते हैं सल्फर एलिमेंट हैज 5 आइसोटॉप्स। वेल दिस इज रॉन्ग। ये चूंकि आपकी बुक में क्लियर लिखा गया इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देयर आर 23 आइसोटॉप्स ऑफ सल्फर, बट they are unstable. Only stable isotope of the sulfur are 4. Sulfur has 4 stable isotopes, so that's why I am saying there are 4 isotopes of sulfur, 5 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट गलत है जो उसने कहा था, मुझे बताएं गलत है। मैं बाकी देख लेता हूँ। एलिमेंट्स हैविंग द odd atomic numbers have the 2 stable isotopes, ठीक है, नॉर्मली। और हमारे पास टर्म एम्पिरिकल फार्मूला इज यूज फॉर द ionic and the covalent compounds, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स हमारे पास
बेसिक कॉन्सेप्ट से आई हैं, और उसमें मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है वो मेरा आंसर है, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके 4 आइसोटोप होते हैं, 5 नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 132, A sample of the nitrogen gas is enclosed in a vessel of the volume this one. अच्छा जी, इसको मैंने सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। वैसे मैंने पेपर में भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, सिंपल फार्मूला, एक स्टेटमेंट उसने दी, मैंने गौर से पढ़ा, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डिस्कस किए गए हैं। एक कंडीशन दी गई जिसमें P1, V1, T1 बता दिया गया, और फिर V2 और T2 बता के P2 पूछा गया कि बताओ P2 प्रेशर क्या होगा। आई विल सिंपल ऐड द वैल्यूज। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कर लेना है। डेफिनेटली आपको पता है 273 केल्विन, ऑफ कोर्स जीरो उसको ऐड करेंगे। सो गॉट इट, मैंने इसको प्लेस किया, पहले तो मैंने फार्मूला अरेंज कर दिया, फिर जो जो वैल्यूज वो मुझे बताता जा रहा है कि मेरे पास P1 क्या था, ऑफ कोर्स डेफिनेटली मेरे पास V1 क्या था, फिर मेरे पास T1 क्या था, एंड डेफिनेटली V2 और T2 की जो वैल्यूज उसने दी हैं उसको मैंने केल्विन्स में कन्वर्ट करके प्लेस किया है, एंड आई एम गेटिंग माय आंसर 3/35 एंड 0.09 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज माय आंसर। क्लियर है? सो यू कैन आंसर द डाटा इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया है और पेपर में भी सॉल्व कर दिया गया। आपके सामने नरेट करने का मतलब ये था, ये कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। When these kind of the questions are in the MDCAT paper, be relaxed and try to find out the formula, कि फार्मूला क्या है और करना क्या है, वो आपके सामने प्रैक्टिस कर दी गई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट मैंने आंसर निकाली, दैट इज अल्फा ऑप्शन। कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यू कैन कैलकुलेट इट very simple way. Question number 133. The value of equilibrium constant Kc for the reaction 2HF is 2 plus F2 10 raised power minus 13 है जी। अच्छा, what is the value of Kp? Kc और Kp का जो रिलेशन है वो फार्मूला बहुत पॉपुलर फार्मूला, आपको पता है Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। असल फैक्टर है डेल्टा n, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फैक्टर डेल्टा एन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो Kp और Kc की वैल्यूज चेंज होती हैं, लेकिन अगर डेल्टा एन का फैक्टर ही जीरो हो जाए, अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो 2 मोल ही रिएक्टेंट के हैं 2HF और 2 मोल्स ही प्रोडक्ट के हैं, आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज जीरो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज जीरो, तो फैक्टर RT यूनिटी हो जाएगा। और इसका मतलब है जो वैल्यू Kc की होगी वही वैल्यू Kp की होगी। सो विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूमेरिक्स हियर, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि भाई चूंकि एक ऐसा रिएक्शन दिया गया है जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो जो वैल्यू Kp की होगी वही Kc की होगी, जो Kc की होगी वही Kp की होगी। सो 10 raised power minus 13 ही मेरा आंसर आएगा। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। Question number 134. In comparison with oxygen gas, a strong triple bond is present between the two nitrogen atoms in a molecule and therefore nitrogen gases. भाई बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, रिएक्टिविटी उतनी कम होती है। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसमें 2 बॉन्ड पाए जाते हैं 2 एटम्स के दरमियान में, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिव है लेकिन टफ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। रिएक्टिव है नाइट्रोजन लेकिन उसमें टफ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन से कंपैरिजन करें तो ऑक्साइड्स इसीलिए नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती, दैट इज़ लेस रिएक्टिव। सो स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो अल्फा में कह रहा है हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल गलत कह रहा है। बीटा कह रहा है कंप्लीटली इनर्ट नहीं है, रिएक्शन करती है लेकिन टफ कंडीशंस में करती है ना। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। सो चार्ली भी मेरा आंसर नहीं है, मॉडरेटली डेल्टा इज माय आंसर। दिस इज रिएक्टिव बट वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू द हाई बॉन्ड अंडर। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ द 2A ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी जितनी अच्छी मेटल है ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ऑफ कोर्स, और टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी बढ़ रही है। अल्फा इज माय आंसर। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम
के बाद मैग्नीशियम एंड देन दूसरा, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी याद रखिएगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम हेक्सागोनल पैकिंग की वजह से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखती है। ये बातें भी रिलेटेड है। वो ये आंसर बड़ा सिंपल था, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। In elimination reaction, beta elimination occurs in the presence of strong base, and nucleophilic substitution reactions occur in the presence of strong nucleophile. एक्वस मीडियम में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, सब्स्टिट्यूशन एक्वस मीडियम में होती है। अल्कोहलिक मीडियम में वही क्यों है, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे बिहेव करता है, एलिमिनेशन होती है। तमाम रिलेटेड बातें। स्टेटमेंट पे चलते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच इज यूज्ड, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होगी, एंड इट विल एक्ट एज, ऑफ कोर्स बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। मैं बोल चुका हूं स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी ना, वही क्यूएच अल्कोहलिक मीडियम में एज अ स्ट्रॉन्ग बेस फंक्शन करेगा और बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। अगर एक्वस होता तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है, पेपर आपके सामने है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेथनॉल एंड एथेनॉल? पॉपुलर क्वेश्चन। आइडोफॉर्म टेस्ट, ethanol give positive iodoform test because iodoform test is given by all those compounds which have the methyl ketonic group or possibility to form the methyl ketonic group. methyl alcohol formaldehyde बनाएगी, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं आएगा, लेकिन एथेनॉल एसिटल्डिहाइड बना सकती है जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता है। एक और चीज सुन ले, मैं रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज फुल लेंथ पेपर ऑफ एमडीकैट। प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, सेकेंडरी अल्कोहल्स में तमाम 2 ओल्स देती हैं जिसमें 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, टर्शियरी अल्कोहल्स नहीं करती। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड करता है, और कीटोन्स में हर वो कीटोन जिसमें एक अल्काइल चेन मीथाइल हो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। बहरहाल ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था कि मेथनॉल और एथेनॉल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल्टा इज माय आंसर बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, मैंने परफॉर्म भी किया है, कंपाउंड अच्छा containing this group and water is known as dash. This reaction mechanism is addition elimination reaction mechanism. Addition elimination reaction है, पहले addition होती है, definitely water eliminate भी होता है। So got it? So this is delta option. Next question, question number 139 है, which one of the following is an appropriate structure of the product of the bromination of the phenol? phenol जिसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, हम जानते हैं जब उसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर पूछा इसने, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, और उसमें वो स्टेटमेंट दे रहा है, द मोनोमर्स रिक्वायर्ड टू मेक द टैरिलीन, जैसे हम पॉलीएस्टर कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में एमडीकैट में हाईलाइट किया गया है, उसके मोनोमर्स आप लोग जानते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, एंड डेफिनेटली आपके पास ऑफ कोर्स टर्सालिक एसिड है। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। कंडेंसेशन पॉलीमर है, डैक्रोन बोलते हैं, टैरलिन बोलते हैं, इट्स अ पॉलीएस्टर। ये हमारे पास थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल से बन रहा है, और थैलिक एसिड भी 1,4 पोजीशन वाला, ऑफ कोर्स जिसे हम टर्सालिक एसिड कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। Well, my dear students, that was all about the today's first full length paper of MDCAT chemistry. बहुत इंटरेस्टिंग पेपर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और तमाम केमिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश की गई। उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम क्वेश्चंस को सुना होगा, और इसके अहम पॉइंट्स जो मैंने साथ में रिलेटेड एक्सप्लेन किए उनको ज़रूर फोकस करेंगे ताकि आपका टेस्ट बेहतरीन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।